इतनी गहरी नींद में थी कि उसे ये भी पता नहीं था कि वो किससे बात कर रही है। अवनी किसी छोटे बच्चे की तरह बड़े प्यार से अक्षत को कहती है, अक्षत मैं ठीक हूँ यार, और सो रही हूँ बाबू, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इतना कहकर फ़ोन काट देती है। अक्षत हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि मैंने समीर के फ़ोन से अवनी को कॉल किया है, लेकिन इसे कैसे पता कि मैं ही हूँ। और समीर अपना पेट पकड़कर पूरे बेड पे लोट-पोट हंसने लगता है। समीर अक्षत को चिढ़ाने लगता है, क्या हुआ अक्षत? बाबू, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? अक्षत गुस्से से समीर को घूरने लगता है। समीर बड़े प्यार से अक्षत का गाल खींचता है और कहता है, ले ले मेरा बाबू, गुस्सा हो गया क्या? लेकिन अवनी को नींद में भी कैसे पता चला कि तूने कॉल करवाया है, जबकि नंबर तो मेरा है? अक्षत ने कहा, मुझे क्या पता। समीर ने कहा, देख इसे कहते हैं प्यार। वो नींद में भी पहचान गई कि तू ही है जिसने कॉल करवाया है। अक्षत ने फिर से समीर को घूरा और कहा, क्या कहा तूने? प्यार? समीर ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब दोस्त का प्यार, जैसे तेरा मेरा है और तेरा और वर्षा का। वैसे उसने तुझे बाबू क्यों कहा? अक्षत ने नज़र चुराते हुए कहा, ठीक है भाई, हो गया, नींद में गलती से बोल दिया होगा। जैसे उस दिन नींद में अक्षत ने अपने गाल की तरफ इशारा किया। अवनी के बारे में बात करते हुए अक्षत के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी और उसके गाल हल्के लाल हो रहे थे। अक्षत कुंभकर्ण की तरह सोती है वो, और नींद में पता नहीं क्या कर जाए, कोई भरोसा नहीं है। समीर बड़े गौर से उसके चेहरे को देख रहा था और फिर कहा, तुम्हें बड़ा पता है अवनी के बारे में? अक्षत समीर के चेहरे की तरफ देखा, जो बड़े गौर से अक्षत को देख रहा था। उसने अपनी नज़र चुराते हुए समीर से कहा, क्या तू भी उस पागल की बात लेके बैठ गया? चल सोने दे मुझे, नींद आ रही है, और तू भी सो जा। समीर ने तकिए से अक्षत को पीटा और कहा, साले, उठाया किसने था मुझे? खुद ही उठाया, और अब नींद आ रही है बोल रहा है, नौटंकी कहीं का। अक्षत और समीर दोनों फिर से सोने लगे। कुछ देर में अक्षत ने आंखें खोली और अवनी की बात याद करके चुपचाप मुस्कुराने लगा। सुबह जब अवनी उठी और अपना फ़ोन चेक किया तो देखा कि रात में समीर का कॉल आया था। अवनी सोचने लगी, इतनी रात में समीर मुझे क्यों कॉल करेगा, और मैंने उससे बात भी की है पर मुझे याद ही नहीं आ रहा है। अवनी ने कुछ सोचा और अक्षत को कॉल किया। अक्षत, हाँ दादी माँ, नींद खुल गई? अवनी ने कहा, हाँ खुल गई, पर तुमने मुझे रात में कॉल क्यों किया था? अक्षत ने सोचा कि लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में थी, तो इसे कुछ याद ही नहीं है। अवनी ने फिर कहा, हेलो, सो गए क्या? अक्षत ने तुरंत कहा, नहीं, बस सोच रहा था कि मैंने तो कॉल नहीं किया तुम्हें, पर शायद समीर ने किया होगा, तुम उसी से बात कर लो। अवनी अब समझ गई थी कि इतना सोच कर बोल रहा है, मतलब पक्का झूठ बोल रहा है। अवनी ने भी बनते हुए कहा कि ठीक है, अगर तुमने नहीं कॉल किया तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फ़ोन रखती हूँ। अक्षत शायद कुछ बोलना चाहता था, पर अवनी ने बिना उसकी बात सुने फ़ोन काट दिया। अक्षत चिढ़ गया और धीरे से कहा, वैसे तो दिन भर बक बक करती है, पर अब बिना कुछ कहे और सुने ही फ़ोन काट दिया। इधर अवनी को मज़ा आ रहा था। उसने सोचा, रुक जाओ मिस्टर अक्षत गर्ग, तुम्हें मैं मजबूर कर दूंगी कि तुम अपने मुंह से खुद ही सब एक्सेप्ट करोगे। अवनी ने तय कर लिया कि कुछ दिनों तक वो ना अक्षत से मिलेगी ना ही बात करेगी। वो रोज़ की तरह कॉलेज और कोचिंग जाया करती, पर अक्षत से मिलने नहीं जाती थी और ना ही उसे कॉल करती थी, और अक्षत भी उसे कॉल नहीं करता था। पर अक्षत की आदत पड़ चुकी थी अवनी से झगड़ा करना, उसकी बकबक सुनना, तो उससे भी नहीं रहा जाता था। वो बार बार अपने रूम से आकर
काम करते करते बाहर आकर बैठ जाता और अवनी का इंतजार करते हुए दरवाजे की तरफ बार बार देखता और फिर अंदर चला जाता। समीर को ये सब कुछ पता था और वो अवनी से बीच बीच में बात भी कर लिया करता था, इसलिए वो चुपचाप बस अच्छित की हरकतें देखता और जो मज़े लेता रहता था। यहाँ अवनी के लिए दिन काटना मुश्किल हो रहा था। वो सारा दिन बेचैन रहती पर अपनी माँ के सामने नहीं दिखाती थी। अवनी की माँ ने कहा, आजकल तो कहीं भी नहीं जाती, कॉलेज और कोचिंग के बाद सीधा घर में आ जाती है, सारा दिन यहीं पड़ी रहती है। अवनी को चिढ़ हो रही थी पर उसने अपने गुस्से को अपने अंदर दबाया और कहा, आप ही तो कहती थी कि मैं आपको टाइम नहीं देती हूँ, तो अब मैं पूरा टाइम आपको ही दे रही हूँ, तो भी आप मुझसे परेशान हैं। अवनी की माँ ने उसे पुचकारते हुए कहा, गुस्सा क्यों हो रही है, आजा मेरी बच्ची मेरे पास। अवनी अपनी माँ से चिपक गई। इसी तरह 2 दिन बीत चुके थे। अच्छत से सब्र नहीं हो रहा था तो वो समीर के पास बहाने से अवनी के बारे में पूछने गया, क्योंकि अगर धीरे धीरे समीर से पूछता तो समीर के सवालों का जवाब सीधे देना पड़ता। अच्छत, क्या बात है भाई, आजकल चारों तरफ बहुत शांति है। समीर ने एक बार अच्छत के चेहरे की तरफ देखा और फिर गंभीर होकर कहा है, आजकल अपना बिजनेस थोड़ा मंदा चल रहा है, ज़्यादा कस्टमर नहीं आ रहे हैं। अच्छत ने फिर कहा, तो वो तो है, पर उसके अलावा और भी कुछ है जिसकी वजह से माहौल थोड़ा शांत शांत सा है। इतना कहकर अच्छत उत्सुकता से समीर के चेहरे को देखने लगा कि शायद वो अब तो कुछ बोले। समीर ने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा, हाँ सही बात है, मुझे भी 2 दिन से लग रहा है। मॉम डैड के जाने के बाद बहुत शांति हो गई है, पर कोई नहीं, वर्षा आज आ रही है, शाम तक पहुंच जाएगी, फिर उस तूफान की वजह से यहाँ का माहौल फिर से वैसा हो जाएगा। समीर चोर नजर से अच्छत को देख रहा था और मन ही मन हंस के मरा जा रहा था, पर अपना चेहरा जानबूझकर गंभीर बनाया हुआ था। अच्छत ने अब अपना सिर पीट लिया और धीरे से कहा, इस गधे से कब से अवनी के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह है कि उसके बारे में छोड़कर सबके बारे में बता रहा है। लगता है कि मुझे सीधे सीधे ही बोलना पड़ेगा। समीर ने अच्छत का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा कि क्या हुआ, तुझे खुशी नहीं हो रही है क्या कि वर्षा आ रही है? अच्छत ने झूठ मूठ का हंसते हुए कहा, हाँ भाई, बहुत खुशी हो रही है। समीर को बहुत मज़ा आ रहा था, पर वो सब कुछ बताकर सारा मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहता था। उसने अपना नाटक जारी रखा। अच्छत ने सकुचाते हुए कहा, और अवनी नहीं आ रही है? समीर ने बिना किसी भाव के कहा, पता नहीं, पर अच्छा ही है कि वो नहीं आ रही है, नहीं तो दोनों मिलकर पूरे घर को सिर पर उठा लेंगे। अच्छत अब उदास सा वापस चला गया। इधर अवनी अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने रेलवे स्टेशन गई थी और वहाँ से जब वापस जाने लगी तो उसे किसी ने आवाज़ दी, अवनी। अवनी ने पीछे मुड़कर देखा तो ये वर्षा थी और अवनी उसे नहीं पहचानती थी। अवनी उसके पास गई। अवनी ने हैरानी से कहा, आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता? वर्षा ने उससे उसका फ़ोटो दिखाया, जो दादू और दादी की मैरिज एनिवर्सरी की फ़ोटो थी, जिसमें अवनी और अच्छत एक दूसरे के बहुत करीब थे। अवनी हैरान थी कि ये फ़ोटो इस लड़की के पास कैसे आ गई और ये है कौन? वर्षा ने अवनी को गले लगाकर कहा, अवनी, मैं वर्षा हूँ। समीर ने तुम्हारी फ़ोटो मुझे भेजी थी और मिलने को कहा था, पर यह पता नहीं था कि तुम मुझे यहीं पर मिल जाओगी। अवनी ने भी खुश होकर वर्षा को गले लगाया। दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई बहनों की तरह गले मिल रही थी। वर्षा ने कहा, अवनी, लिफ्ट मिलेगी क्या? तुम मुझे घर तक छोड़ने चलोगी? अवनी ने कुछ सोचते हुए कहा, पर मैं तो। वर्षा ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, हाँ पता है, तुम अच्छत को कुछ दिनों के लिए
इग्नोर कर रही हो? समीर ने मुझे सब कुछ बताया है, चलो मेरे साथ। अवनी और वर्षा दोनों एक साथ बेकरी की तरफ चल दी और कुछ देर में पहुंच भी गई। अक्षत, जो अभी तक बेचैन इधर से उधर घूम रहा था, वो अवनी को देखकर खुश हो गया और दौड़कर बस उसके पास जाना चाहता था, पर क्या करे, मजबूर था। अक्षत वर्षा के पास गया और अवनी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार किया है वर्षा, और तुम आज आई हो। वर्षा ने अक्षत के चेहरे को गौर से देखा और मन ही मन कहा, बात मुझसे कर रहा है और देख अवनी को रहा है, वाह, एक तीर से दो निशाने। तभी पीछे से समीर पहुंच गया और अक्षत को साइड करके वर्षा के गले लगाते हुए कहा, ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी वाली है, तू अपनी वाली जाके ढूंढ। अक्षत बेचारा क्या कहता, वो साइड हो गया और अवनी बड़े प्यार से अक्षत को देख रही थी। वर्षा ने उसे कोहनी मारी और कहा, कंट्रोल करो यार थोड़ा। अवनी अपनी नजरें नीचे करके मुस्कुराने लगी। सभी अंदर जाकर बातें करने लगे। अवनी, तुम भी हमारे साथ गोवा चलोगी ना? अवनी ने अक्षत की तरफ देखकर कहा, पर अगर किसी को मेरे जाने से प्रॉब्लम हुई तो? वर्षा ने सबके ऊपर धौंस जमाते हुए कहा, मैंने कहा है तुम्हें चलने को, तो तुम चलोगी और कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अवनी ने सकुचाते हुए कहा, क्या मैं मिताली को भी ले सकती हूँ अपने साथ? वो अभी अपने पापा के एक्सीडेंट के कारण बहुत परेशान है, तो क्या वो चल सकती है हमारे साथ? वर्षा ने कहा, बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अक्षत ने अवनी को निशाना बनाते हुए मज़े लेने के लिए कहा, अगले दिन रात में ही निकलना है, तो सब टाइम पर आ जाएंगे तो ठीक रहेगा। पर अवनी आज उससे बात नहीं करना चाहती थी, वो उसे जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। अवनी खुश हो गई और हंसते हुए कहा, ठीक है, तो मैं घर जाकर पापा से परमिशन ले लूँ, तो मैं चलती हूँ, ठीक है, बाय। अवनी घर जाने के लिए बाहर निकल गई और अक्षत अपने काम में लग गया। अवनी स्कूटी में बैठकर जाने ही वाली थी कि अक्षत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने को कहा। एक बार को तो अवनी पिघल गई, पर फिर उसने अपने आप को कंट्रोल किया। अवनी ने इतराते हुए कहा, क्या है, और आपने हाथ की तरफ इशारा क्यों किया? अक्षत ने उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, तुम चलोगी ना? अक्षत ने इतने प्यार से कहा कि अवनी तो बस उस पर मर गई, लेकिन उसने अपने मन में कहा, नहीं अवनी, तुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है। अवनी ने कहा, लेकिन तुम तो नहीं चाहते ना कि मैं जाऊँ, फिर क्यों कह रहे हो? अक्षत ने कुछ सोचा और कहा, अगर तुम जाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तो तुम आओगी ना? अवनी ने मन में तो हजारों लड्डू फूट रहे थे, पर उसने धीरे से कहा, और जाने लगी। अक्षत उसे तब तक देखता रहा जब तक आंखों के सामने से गायब नहीं हो गई। अक्षत खुश होकर अंदर चला आया और गुनगुनाते हुए अपने काम में लग गया। यूं तो अकेले ही अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन। इधर वर्षा और समीर सारा प्लान बनाने लगे कि कैसे इन दोनों को गोवा में मिलाने की कोशिश करनी है। उन दोनों ने सब कुछ डिसाइड कर लिया। इधर अवनी मिताली के घर जाकर उसे गोवा जाने के लिए मना लेती है और मिताली तैयार भी हो जाती है, पर असली परीक्षा तो उसके घर पे शुरू होती है। उसे अभी अपने पापा से परमिशन लेनी थी। अवनी भगवान से प्रार्थना करते हुए घर जाती है और उसके पापा घर पर ही थे। वो किसी काम से घर पर आए थे और चेहरे से गुस्से में नहीं लग रहे थे। अवनी सारी दुनिया के सामने शेरनी थी, लेकिन अपने पापा के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहती थी, क्योंकि उसके पापा को ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं थी। वो अपनी माँ से हमेशा पूछती थी कि पापा इतने कम बात करते हैं, फिर भी वो वकील कैसे बन गए? और अवनी की माँ हंसते हुए कहती, यहाँ तेरे पापा बात नहीं करते, पर कोर्ट में जाकर देखना कभी, तो पता चलेगा कि वो कितने अच्छे वकील हैं।
अवनी डरते डरते अपने पापा के पास गई और एकदम धीरे से बोली, पापा आपसे कुछ कहना है। अवनी के पापा ध्यान से किसी फाइल को पढ़ रहे थे। उन्होंने सटीक उत्तर दिया, हाँ बोलो। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, पापा मुझे गोवा जाना है 2 दिन के लिए। अवनी के पापा फाइल को छोड़कर अवनी को घूर कर देखने लगे। अवनी की तो सांसें ऊपर नीचे होने लगी और डर से उसकी जान सूखने लगी। अवनी के पापा ने उसे गोवा जाने के नाम पर घूर कर देखा। अवनी की तो जैसे जान ही अटक गई और उसने धीरे से कहा, अगर आप मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। अवनी पलटकर अपना मुंह लटकाए हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अवनी के पापा ने उसे रोका और कहा, कौन कौन जा रहा है। अवनी ने कहा, अक्षत, समीर और उसकी दोस्त वर्षा और मिताली भी है। अवनी के पापा फिर से सोचने लगे और अवनी किसी बुत की तरह वहीं खड़ी रही। अवनी ने फिर से कहा, बस 2 दिन के लिए जाना है पापा। अवनी के पापा ने सधे हुए स्वर में कहा, और पढ़ाई का क्या होगा। अवनी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, सब मैनेज कर लूँगी ये लास्ट है, इसके बाद कहीं नहीं जाना है। अवनी अपने मन में सोचने लगी, वैसे भी ये लास्ट है, इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। अवनी के पापा ने कुछ सोचते हुए कहा, कब जा रहे हैं सब। अवनी को उम्मीद की किरण दिखी, शायद उसके पापा उसे जाने की परमिशन दे दे। अवनी ने धीरे से कहा, कल रात में। अवनी के पापा ने सटीक उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन 2 दिन से 1 घंटा भी ज़्यादा नहीं, और दिन में 2 बार मुझे या अपनी माँ को कॉल ज़रूर करना है। अवनी बहुत खुश हो गई। उसने सिर हिलाकर कहा, थैंक यू पापा। अवनी के पापा ने कोई उत्तर नहीं दिया और अवनी अपने कमरे में चली गई। उसके पापा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे उन्होंने अपने सख्त चेहरे के पीछे छुपा लिया। इधर अवनी खुश होकर अपने कमरे में उछल कूद रही थी। वो आज बहुत खुश थी। अवनी ने तुरंत मिताली को फ़ोन किया और खुशखबरी दी, क्योंकि अवनी के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं था। मिताली भी हैरान थी कि उसके पापा ने उसे जाने की परमिशन कैसे दे दी। कहीं उसके मन में कुछ चल तो नहीं रहा। पर अवनी ने कहा कि मैंने पापा का चेहरा देखा था और मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगा कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। मिताली भी अब संतुष्ट हो गई थी। अवनी सबसे पहले अक्षत को कॉल करके बताना चाहती थी, पर नहीं कह सकती थी। उसने वर्षा को कॉल करके खुशखबरी दी। वर्षा ये सब सुनकर बहुत ही खुश थी, पर वर्षा ने उदास सा मुंह बनाकर फ़ोन काट दिया और अक्षत के पास गई। अक्षत ने वर्षा का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उससे पूछने लगा, क्या हुआ और तुम इतना परेशान क्यों हो। वर्षा मुंह लटकाए हुए ही कहने लगी, वो अवनी का कॉल आया था। समीर भी वर्षा के पीछे अंदर आ गया और कहा, तो क्या कहा उसने। उसके पापा ने मना कर दिया क्या। अक्षत का चेहरा लटक गया और अपनी उदासी छिपाने के लिए वो बाहर जाने लगा। अक्षत ने कहा, मैं मार्केट जाकर आता हूँ, मुझे कुछ काम है, और हाँ, मैं भी यहाँ थोड़ा बिजी हूँ तो मैं नहीं जा पाऊँगा। तुम दोनों घूम आओ। समीर और वर्षा चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। समीर ने अक्षत से मजे लेते हुए कहा, अवनी नहीं चल रही है तो क्या हुआ, मैं और वर्षा तो है ना, तो फिर तू भी चलना हमारे साथ। या शायद अवनी नहीं चल रही है इसलिए तू मना कर रहा है। अक्षत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था, जिससे कोई उदासी न समझ पाए। अक्षत ने हड़बड़ाकर कहा, ठीक है, मैं चल रहा हूँ। फिर ये मत कहना कि मैं कबाब में हड्डी बन रहा हूँ, और वैसे भी कोई जाए या ना जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षत फिर दरवाजे के पास चला गया और उसे खोलकर बाहर जाने लगा। वर्षा ने कहा, अक्षत सुन। अक्षत वहीं रुक गया और धीरे से कहा, हाँ। वर्षा ने कहा, अवनी चल रही है हमारे साथ। अक्षत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर वो बिना कुछ कहे बाहर चला गया। समीर ने कहा, देखा तुमने, अवनी को नौटंकी कहता है, पर खुद कितना बड़ा नौटंकी है। वर्षा ने गंभीर होकर कहा, समीर, अक्षत फिर से बदल रहा है, पर अभी वो मानना नहीं चाहता। उसे थोड़ा समय चाहिए सब कुछ समझने के लिए।
3 साल वो हमारे अलावा किसी और की वजह से मुस्कुरा रहा है, किसी और की परवाह कर रहा है। समीर ने हंसते हुए कहा, क्या बात देवी माँ, कितनी गहरी बात की है। आपके चरण कहाँ हैं? वर्षा ने शरारत से मुस्कुराकर कहा, ये रहे, आओ और छू लो। समीर तुरंत वर्षा के पास पहुंच गया और गाने लगा, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। और गोवा पहुंचने से पहले ही इनका रोमांस शुरू हो गया। अगले दिन रात में सब तैयार हो गए गोवा जाने के लिए। वर्षा ने अवनी से बात कर ली थी। वो और मिताली बिल्कुल तैयार थे। मिताली शाम को ही अवनी के घर पहुंच गई थी। वर्षा ने समीर से कहा, उन्हें यहीं बुला लेते हैं और सब यहीं से निकल लेंगे। तभी अक्षत ने तुरंत कहा, इतनी रात में वो दोनों कैसे यहाँ आएंगे? हमारे पास कार है, हम ही वहाँ चलते हैं और उन्हें लेकर साथ निकल जाएंगे। वर्षा ने समीर की तरफ देखा और इशारे से कहा, इसे क्या हुआ? बड़ी फिक्र कर रहा है अवनी की। समीर ने भी अपने कंधे उचका दिए कि मुझे क्या पता। वर्षा ने अक्षत को चिढ़ाने के लिए कहा, क्या बात है, बहुत फिक्र हो रही है अवनी की कि वो रात में कैसे आएगी। हमारी फिक्र तो तुमने कभी नहीं की। अक्षत ने नजरें चुराते हुए कहा, तुम्हारी फिक्र करने के लिए समीर है ना, और वैसे भी रात हो गई है तो उसके लिए सेफ नहीं है। वर्षा ने धीरे से समीर से कहा, इसके दिल में कुछ तो है अवनी के लिए, बस किसी तरह से उसे बाहर निकलना है। अक्षत ने कार में बैठते हुए कहा, चले अब, या रात यहीं बितानी है। वर्षा और समीर बैठ गए और सब निकल गए। सब कुछ देर में अवनी के घर के बाहर पहुंच गए। अवनी की मम्मी पापा, अवनी और मिताली बाहर ही खड़े थे। अवनी ने सबको मिताली और अपने पापा से मिलवाया और अवनी के माता पिता अंदर चले गए। वर्षा और समीर पीछे एक साथ बैठ गए और मिताली भी जल्दी से पीछे बैठ गई। अक्षत ने कहा, समीर तू आगे आकर बैठ, पर वर्षा ने समीर को कस के पकड़ लिया और घूर कर कहा, अगर आगे गए तो सोच लेना बेचारा समीर क्या करता। मिमियाते हुए कहा, भाई होम मिनिस्टर का ऑर्डर है, उनके पास ही बैठना है, मजबूरी है। अक्षत ने धीरे से कहा, जोरू का गुलाम, शादी हुई नहीं है अभी, पर अभी से ये हाल है, पता नहीं आगे क्या होगा। वर्षा ने अक्षत को गुस्से से घूर कर देखा और कहा, क्या कहा तुमने? अक्षत फिर से तो बोलना। अक्षत बेचारा सकपका गया और सोचने लगा, इसने मेरी कही भी बात तो नहीं सुन ली। फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस इतना ही कहा, ठीक है समीर, जहाँ तेरा मन हो बैठ जा। वर्षा ने मुस्कुराकर कहा, फिर ठीक है। अक्षत ने राहत की सांस ली और मन ही मन कहा, बच गए। उसने मिताली की तरफ देखा तो मिताली ने कहा, मुझे तो नींद आ रही है, और तुरंत पीछे जाकर बैठ गई। अब अक्षत के पास कोई चारा नहीं बचा था कि वो आगे अवनी को अपने साथ बैठाए। अक्षत ने सबका सामान डिग्गी में रखा और कार चलाने के लिए आगे ड्राइवर सीट पर बैठा। अवनी की आगे की सीट पर बैठ गई। अक्षत ने म्यूजिक सिस्टम चालू कर दिया और गाना बजने लगा। जब जब तेरे पास में आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। जब आया मौसम गम के तुझे याद किया, हो जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया। अवनी सीट बेल्ट लगा रही थी, पर वो कहीं फंस गया था और अवनी निकाल नहीं पा रही थी। अक्षत उसके सब कुछ देख रहा था। उसने हाथ से अवनी को रुकने का इशारा किया और खुद उसकी सीट बेल्ट लगाने, और दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए। अवनी का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसकी सांसें फिर से अपने काबू में नहीं थी। अक्षत अवनी के इतना करीब था कि उसको अवनी की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। और फिर दोनों की नजरें मिली और गाने की आगे की लाइन बजने लगी, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने लगा है तू, दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने लगा है तू।
सीट बेल्ट तो लग गई, पर अच्छत का हाथ फिसल गया और वो अवनी की लगभग चिपक सा गया और उसके गाल अवनी के होठों से छू गए। मिताली, वर्षा और समीर बड़े प्यार से उन दोनों को देख रहे थे। अच्छत ने अवनी की तरफ घूर कर देखा तो अवनी ने कहा, इस बार मैंने कुछ नहीं किया है, तुम ही मुझसे टकरा गए थे। अच्छत ने कहा, सॉरी, वो मेरा हाथ फिसल गया था शायद, और अवनी से अलग हो गया। अच्छत और अवनी दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो बाकी सब उन्हें ही घूर रहे थे। अवनी ने तुरंत अपना चेहरा बाहर की तरफ कर लिया और मन ही मन मुस्कुराने लगी। अच्छत के गाल शर्म से लाल हो रहे थे। वो उनसे नज़र चुरा कर आगे देखने लगा। अच्छत ने सकुचाते हुए धीरे से कहा, वो हाथ फिसल गया था सीट बेल्ट लगाते हुए, तो ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। वर्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर हमने तो कुछ नहीं कहा, तुम ही सफाई दिए जा रहे हो। अच्छत ने अपने निचले होठों को दांतों के बीच दबा लिया और मन ही मन कहा, धत तेरी की, तुझे क्या हो रहा है अच्छत? जितना अवनी से दूर जाना चाहता है उतना ही उसके करीब जाता जा रहा है। अच्छत ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहाँ से चलने लगा। म्यूजिक भी अच्छा बज रहा था। पीछे वर्षा और समीर एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बैठे थे। मिताली सो चुकी थी और अवनी भी लगभग सोने ही वाली थी। अच्छत ने गाने की आवाज़ धीमी कर दी और कुछ देर में अवनी भी सो गई। सोते हुए वो किसी मासूम बच्चे की तरह इधर से उधर करवटें ले रही थी और कार की खिड़की खुली हुई थी, जिससे आती हुई हवा से अवनी के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे और अवनी सोते हुए उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, पर वो फिर से सामने आ जाती। अच्छत ने मुस्कुराते हुए अवनी को देखा और कार की विंडो को बंद करके हवा आने के लिए हल्का सा खुला छोड़ दिया। अवनी को उसके बालों की वजह से झुंझलाहट हो रही थी, जो उसके चेहरे पर इतनी गहरी नींद में भी होने के बावजूद दिख रही थी। अच्छत कुछ पल उसे ऐसे ही परेशान होते हुए देखता रहा, फिर अपने हाथ से उसके बालों को हटा दिया और अवनी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अच्छत मन ही मन सोच रहा था कि ये तूफान सोते हुए कितनी प्यारी लगती है, बिल्कुल किसी 2 साल के बच्चे की तरह पागल कहीं की। सोचते सोचते उसके चेहरे पर अनायास ही एक बार मुस्कान आ जाती। उसने कार के फ्रंट मिरर पर देखा तो पीछे सब सो रहे थे और कार में अगला गाना बज रहा था, जो कि अच्छत की सिचुएशन से बिल्कुल मिलता जुलता था, पर अभी उसे अंदर अवनी के लिए बढ़ रही फीलिंग का एहसास ही नहीं था। वो शांत सा कार चलाते हुए गाना सुन रहा था और बीच बीच में अवनी को भी देख लेता। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतज़ार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। अच्छत अपने आप से ही जंग लड़ रहा था। वो अवनी से दूर भी जाना चाहता था और पास भी आना चाहता था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। कुछ देर में अवनी ने अपने सिर को अच्छत के कंधे पर टिका लिया और अच्छत का हाथ पकड़ लिया। अच्छत की तो जैसे धड़कनें ही रुक सी गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने तुरंत अवनी को देखा, जो नींद में मस्त थी। अच्छत ने एक हाथ से गाड़ी चलाना जारी रखा और एक हाथ से अवनी का सिर किनारे करने लगा, पर अवनी बार बार अपने सिर को अच्छत के कंधे पर टिका लेती। अवनी को चिढ़ सी होने लगी। उसने मुंह बना लिया और नींद में ही कहा, अरे यार, सोने दो ना मम्मा। आज का भाग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद। राधे राधे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस कहानी का कोई भी भाग आप लोगों से ना छूटे। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।